हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट वे। आज एक बार फिर आपका यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट की स्पेशल क्लासेस में स्वागत है। आज आपके लिए बाल विकास के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं, जिसमें आपको अच्छे से पढ़ना होगा और 30 में से कम 25 की तैयारी आपकी कंफर्म हो जाएगी। जैसा कि कल आपको बताया था कि यूपी टीटी परीक्षा की डेट घोषित हो चुकी है, इसलिए जमकर लग जाइए। डेट 23 जनवरी कंफर्म हो चुकी है, इसलिए पढ़ाई में लेट ना करें और लग जाइए हमारे साथ। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्नों पर। पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें पूछा गया है कि कौन सी मानसिक मंदता यानी कि मेंटल रिटार्डेशन की विशेषता नहीं है। बुद्धि लब्धि का 25 से 70 के मध्य होना, यह तो विशेषता है। धीमी गति से सीखना और दैनिक जीवन की क्रियाओं को न कर पाना, ये भी है। वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई, ये भी है। और बचा अंतर्वैयक्तिक संबंधों का कमजोर होना, ये मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अंतर्वैयक्तिक संबंधों का कमजोर होना मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है, इसलिए आपका 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। बालकों के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। किस में किया जाता है बालकों के व्यवहार का? बाल मनोविज्ञान में, शिक्षक मनोविज्ञान में, किशोर मनोविज्ञान में, या उपयुक्त में से कोई नहीं। जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, बालकों के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन, तो ये बाल मनोविज्ञान में किया जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, विकास में होने वाले परिवर्तन होते हैं। विकास में किस तरह के परिवर्तन होते हैं? रचनात्मक और विनाशात्मक, रचनात्मक, विकासात्मक और शारीरिक। विकास में होने वाले परिवर्तन रचनात्मक और विकासात्मक दोनों होते हैं। पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। विकास प्रभावित होता है। विकास किस किस से प्रभावित होता है? कौन से कारक ऐसे होते हैं जो विकास को प्रभावित करते हैं? ग्रंथि स्राव से, आनुवांशिकता से, आहार व पोषण से, या इन सभी से? तो आपको बता दें, विकास इन सभी से प्रभावित होता है, इसलिए आपका 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। विकास ग्रंथि स्राव से भी, आनुवांशिकता से भी और आहार व पोषण से भी प्रभावित होता है, तो आपका 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। वैयक्तिक भिन्नता का क्या अर्थ है? वैयक्तिक भिन्नता, दो व्यक्तियों में शारीरिक विभिन्नता होना। कोई दो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक योग्यता और सर्वांगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते हैं। कोई दो व्यक्ति शारीरिक और मानसिक योग्यता में समान और एक जैसे होते हैं, या उपयुक्त में से कोई नहीं। वैयक्तिक भिन्नता का अर्थ होता है कोई भी दो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक योग्यता और सर्वांगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते हैं, यानी ये आपस में भिन्न भिन्न व्यवहार करने वाले होते हैं, इसलिए आपका 2nd ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ध्यान से पढ़िएगा और साथ साथ नोट्स बनाते चलें, जिससे कि आपको सुपर टेट में भी ज़्यादा दिक्कत ना हो और अच्छे से नंबर आए। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है केवल शैशवावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, या गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। जैसा आपको अभी बताया था कि बाल मनोविज्ञान बालकों से संबंधित है, तो ये गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। 4th ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ध्यान से देखिएगा। विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? एरिक्सन, फ्रायड, कोहलर या वॉटसन? तो ये विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन एरिक्सन महोदय ने किया था। आपका 1st ऑप्शन सही हो जाएगा। इनके अंतर्गत बच्चे माता पिता दोनों से ही नैतिक नियमों को सीखते हैं, नोट कर लीजिएगा, और ये आपका 1st ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, सीखना क्या है? सीखना यानी कि अधिगम पूछा गया है, क्या है? व्यवहार में परिवर्तन, अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, या उपयुक्त सभी। सीखना ऐसी क्रिया है जो सतरूप से चलती है और जो जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलती है। तो व्यवहार में परिवर्तन भी सीखना होता है, अनुभव और अभ्यास का परिणाम भी सीखना होता है, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन भी सीखना है, तो यानी कि उपयुक्त सभी।
आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो पिछले बार पूछे जा चुके हैं पिछले कई एग्जाम्स में, इसलिए इनके नोट्स बनाते चलें और साथ साथ पढ़ते चलें। सामान्य पुरुष में एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं, जबकि सामान्य महिला में कौन से गुणसूत्र होते हैं? एक्स एक्स गुणसूत्र, एक्स वाई वाई, एक्स 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 या एक्स गुणसूत्र। पुरुष में एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं और महिलाओं में एक्स एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं। आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। इन गुणसूत्रों से लिंगों का निर्धारण होता है। आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। कौशल सीखने की पहली अवस्था कौन सी है? कौशल सीखने की यथार्थता, कल्पना शक्ति, कल्पनाशीलता, समन्वयन या अनुकरण। तो कौशल सीखने की पहली अवस्था अनुकरण है। आपको पिछली क्लास में भी बताया था, जिन्होंने भी अभी तक वो नहीं देखी हो जाकर देख लीजिएगा। कल जो नोटिफिकेशन आया था उसको भी देख लीजिएगा, अपना टाइम टेबल देख लीजिएगा, कब पेपर होगा और कैसा पेपर आएगा वो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ बताएंगे। कौशल सीखने की पहली अवस्था अनुकरण होती है। इससे बच्चे को समस्या समझने का प्रयास करता है और जैसा बड़े करते हैं वैसे ही वो नकल करता है, तो यानी कि अनुकरण। तो आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, वैयक्तिक भिन्नता का क्या अर्थ है? वैयक्तिक भिन्नता दो व्यक्तियों में, अभी आपको बताया था, दो व्यक्तियों में शारीरिक भिन्नता। कोई दो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते हैं। कोई दो व्यक्ति शारीरिक और मानसिक योग्यता में समान और एक जैसे होते हैं, या उपयुक्त में से कोई नहीं। कई बार एग्जाम में प्रश्न आ चुका है, इसलिए इसको दिया गया है। तो ये आपका कोई दो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में एक समान और एक जैसे नहीं होते हैं। सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? सीखने की प्रक्रिया को अनुकरण, प्रशंसा एवं निंदा, प्रतियोगिता या ये सभी। तो सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक ये सभी हैं। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका सही हो जाएगा। कुछ प्रमुख कारक हैं, जैसे आनुवांशिकता, वातावरण, सीखने की इच्छा, अनुकरण, प्रशंसा और निंदा और प्रतियोगिता। ये कुछ प्रमुख प्रभावित करने वाले कारक हैं। इनको याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, बार बार आपसे कह रहे हैं। तो इस प्रश्न का आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए। क्या? विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता, अनुशासन और नियमित उपस्थिति, गृह कार्य की जांच में लगन या विषय वस्तु का कठिनाई स्तर। शिक्षण प्रक्रिया में क्या भली प्रकार से ध्यान रखना चाहिए? तो ये आपका विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि पढ़ाना बच्चों को ही है और जब बच्चे ही सक्रिय नहीं होंगे तो फिर पढ़ाने का क्या मतलब है। इसलिए आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। सफल शिक्षण प्रक्रिया वही होती है जिसमें शिक्षक और छात्रों के बीच में संवाद होता है पढ़ाई को लेकर। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है? प्रतिकूल पारिवारिक संबंध द्वारा, व्यवसाय की समस्या, नई परिस्थितियों से समायोजन या उपयुक्त सभी। किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता, किशोरावस्था को तनाव और तूफान की अवस्था भी कहा जाता है, तो इसका आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नई परिस्थितियों के समायोजन से, व्यवसाय की समस्या से और प्रतिकूल पारिवारिक संबंध से सामयिक भावना का विकास होता है, तो आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या बच्चों के सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है? सृजनात्मकता यानी नवीनता, खेल, भाषण, कहानी या लेखन और निर्माण संबंधी क्रियाएं। बच्चों में सृजनात्मकता के विकास में खेल भी सहायक होते हैं, कहानी लेखन भी सहायक है और निर्माण संबंधी क्रियाएं भी। लेकिन भाषण कभी भी बच्चों की सृजनात्मकता में सहायता नहीं करता है। भाषण से बच्चे बोरियत महसूस करते हैं, इसलिए ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, जन्म के समय लगी चोट या भ्रूण क्षति की वजह से आई मानसिक कहलाती है? जैविक मंदता, पारिवारिक मंदता, आकस्मिक मंदता या चिकित्सा मंदता। तो जन्म के समय जो चोट लगी या भ्रूण क्षति आई, जन्म से जो गुण होते हैं उनको जैविक मंदता कहते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक कक्षा में वैयक्तिक विभिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं।
वैयक्तिक विभिन्नता जैसे कि 2 या 2 से अधिक लोग जो आपस में भिन्न व्यवहार करने वाले होते हैं वो वैयक्तिक वैयक्तिक विभिन्नताओं वाले व्यक्ति कहलाते हैं। तो उनके क्षेत्र क्या क्या हो सकते हैं? रुचियों के, सीखने के, चरित्र के, या ये सभी? तो एक वैयक्तिक विभिन्नताओं वाले क्षेत्र सभी हो सकते हैं। आपका 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किसी एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती है, यानी बच्चे के सीखने में क्या सहायता नहीं करता है? अनुकरण करता है, अभी आपको बताया था। अभिप्रेरणा भी सहायता करता है, पुरस्कार भी सहायता करता है, बच्चे को एनर्जी मिलती है कि अब हम आगे और अच्छा करेंगे तो और पुरस्कार मिलेंगे। तो ये आपका स्कूल का बस्ता कभी भी बच्चे के अधिगम में सहायता नहीं करता है, इसलिए आपका 3rd ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, विकास शुरू होता है, विकास कब से कब तक चलता है? तो आपको पिछली क्लास में बताया गया था विकास कब से शुरू होता है, उत्तर बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्व अवस्था से, शैशवावस्था से, या पूर्व बाल्यावस्था से? तो आपको बताया था विकास बच्चे के जन्म होने से पहले ही यानी गर्भावस्था से शुरू हो जाता है, प्रसव पूर्व अवस्था से। 2nd ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और विकास ऐसी प्रक्रिया है जो मृत्यु पर्यंत तक चलती है, तो आपका 2nd ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रसव पूर्व अवस्था से विकास होता है। शिक्षार्थी वैयक्तिक विभिन्नता का प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को कैसा होना चाहिए? जो बच्चे हैं उस एक क्लास में कई तरह के बच्चे हो सकते हैं, तो शिक्षकों को किस तरह का होना चाहिए? सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए, कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए, या अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए? तो चलिए देखते हैं, अधिगम की अगर एक समान गति पर बल देंगे तो जो थोड़ा कम सीखने वाले बच्चे होंगे उनके अधिगम में दिक्कत होगी, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देने से बच्चों पर जो थोड़े कमज़ोर बच्चे होते हैं वो और कमज़ोर हो जाएंगे, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। कठोर अनुशासन से, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो आपका सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए, 1st ऑप्शन सही हो जाएगा। शिक्षक को नए नए तरह तरह के ऑप्शन लाने चाहिए जिससे बच्चे को सीखने में अधिक से अधिक मदद मिले और थोड़ा इंटरेस्ट के साथ सीखें, इसलिए आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। यह परीक्षार्थी अभिप्रेरित है किस तरह से? वैयक्तिक रूप से, अनुभाविक रूप से, आंतरिक रूप से, या बाह्य रूप से? वो बच्चे का खुद का है कि वो कठिन परिश्रम करेगा तो उसे प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा और मेडिकल कॉलेज में उसको एडमिशन मिल जाएगा, तो वो व्यक्तिगत रूप से अभिप्रेरित है, 1st ऑप्शन सही हो जाएगा। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक तथा अन्य चीजों में एक दूसरे से भिन्न होते हैं तो उनमें पाई जाने वाली भिन्नता क्या कहलाती है? शारीरिक भिन्नता, व्यक्तिगत विभिन्नता, सामाजिक विभिन्नता, या सांवेगिक स्थिरता? अभी आपको बताया था कि जब 2 या 2 से लोग आपस में भिन्न व्यवहार करने वाले होते हैं तो वो वैयक्तिक या व्यक्तिगत विभिन्नता कहलाती है, 2nd ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने कहा था कि व्यक्तिगत विभिन्नता के अंतर्गत संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसका माप किया जा सके? यह वाक्य किसने कहा था? व्यक्तिगत विभिन्नता के अंतर्गत संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसका माप किया जा सकता है। थॉर्नडाइक ने, वुड्सवर्थ ने, स्किनर ने, या क्रो ने? यह किसने कहा था? तो ये आपके स्किनर ने कहा था, 3rd ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा मुख्य रूप से आनुवांशिकता संबंधी कारक है? आनुवांशिक गुण वे होते हैं जो माता पिता से पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होने वाले कुछ विशेष गुण होते हैं, वो आनुवांशिक गुण कहलाते हैं। तो इसमें पूछा गया है कौन से इनमें से, आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पूछा गया है कौन सा आनुवांशिकता संबंधी कारक है? आंखों का रंग, सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता, समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिव्यक्ति, या चिंतन पैटर्न? तो इसमें से आंखों का रंग है जो वो आपका आनुवांशिकता संबंधी कारक है, 1st ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, सीखने की खेल विधि उपयोगी है किस अवस्था में? सीखने की जो खेल विधि है वो किस अवस्था में
उपयोगी है? बाल्यावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में, युवावस्था में या परिपक्वावस्था में? आपसे पूछा गया है कि जो सीखने की खेल विधि है वो इनमें से किस अवस्था में उपयोगी है? बाल्यावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में, युवावस्था में या परिपक्वावस्था में? तो जो सीखने की खेल विधि होती है वो बाल्यावस्था में उपयोगी होती है। पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यानी 6 से 12 वर्ष की जो उम्र होती है वो बच्चे में खेलने की उम्र होती है। इसमें चंचलता की अधिकता होती है और मन की स्थिरता और समायोजन का अभाव होता है, जिससे कि बच्चों को जब खेल विधि द्वारा समझाया जाएगा तो वो उसको आसानी से और जल्दी सीखेंगे। इसलिए यह खेल विधि बाल्यावस्था में उपयोगी होती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी मूल्यांकन की प्रविधि है? प्रश्नावली, साक्षात्कार, मत सूची, ये सभी। मूल्यांकन की प्रविधियां इसमें से ये सभी हैं। फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मूल्यांकन में जो होता है सभी आयामों का परीक्षण किया जाता है, इसलिए प्रश्नावली भी सही है, साक्षात्कार भी सही है, मत सूची भी सही है और आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अधिगम का शिक्षा में योगदान है किस तरह से? व्यवहार परिवर्तन में, नवीन अनुभव प्राप्त करने में, समायोजन में या उपयुक्त सभी में? अधिगम का शिक्षा में किस तरह से योगदान है? ये आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। हर तरह से, समायोजन में भी शिक्षा का योगदान है, नवीन अनुभव प्राप्त करने में भी और व्यवहार परिवर्तन में भी। तो आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। शिक्षण के आधार पर कितने चर होते हैं? 1, 2, 3 या 4? शिक्षण के आधार पर 3 चर होते हैं। आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसमें शिक्षक, छात्र, ये आपके शिक्षण के 3 चर हैं। पहला शिक्षण, शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम, इसी बेस पर शिक्षण होता है। तो आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। शिक्षण के आधार पर 3 चर होते हैं। अगला प्रश्न, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले एक कुशल अध्यापक को क्या करना चाहिए? छात्रों को दंडित करना चाहिए। एक कुशल अध्यापक कभी भी छात्रों को दंडित नहीं करेगा। चुटकुले सुनाने चाहिए या अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए और आराम करना चाहिए? तो ये 3 ऑप्शन तो हर तरह से गलत हो जाएंगे। बचा ये अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक कुशल अध्यापक को नई नई अधिगम परिस्थितियां, जिससे कि बच्चे नए तरीके से और अच्छे से सीख सकें, इस तरह की अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए। आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आज का अंतिम प्रश्न, थार्नडाइक का संबंध निम्न में से कौन सी श्रेणी में आता है? व्यवहारात्मक सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत या उपरोक्त में से कोई नहीं? थार्नडाइक का सिद्धांत व्यवहारात्मक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। थार्नडाइक, पियाजे, स्किनर, इन सभी से अभी सीटेट का पेपर चल रहा है। कई तरह के प्रश्न आए, इसलिए ध्यान से देखिएगा। साथ साथ नोट्स भी बनाते चलें, जिससे आपको सारी जानकारी मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे आगे वाली वीडियो भी आपको टाइम पर प्रोवाइड करी जा सके। आइए देखते हैं थार्नडाइक का सिद्धांत व्यवहारात्मक सिद्धांत की श्रेणी में आता है और इनके सिद्धांत का नाम है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। एग्जाम में पूछा जा चुका है कि थार्नडाइक के सिद्धांत का क्या नाम है, तो ये याद रखिए, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। और इन्होंने अपना प्रयोग बिल्ली पर किया था। तो आपका थार्नडाइक का सिद्धांत व्यवहारात्मक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। इनके सिद्धांत का नाम है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत और इन्होंने अपना प्रयोग बिल्ली पर किया था। तो आज के प्रश्नों की श्रृंखला यहाँ पर समाप्त होती है। वीडियो को अंत तक देखें और साथ साथ नोट्स भी बनाते चलें, क्योंकि समय कम है और पढ़ना भी है। इसलिए सुपर टेट की तैयारी भी करते चलें, साथ साथ यहीं पर आपकी सुपर टेट की तैयारी भी कराई जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।